गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद में इस अभिज्ञान कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हुआ हूँ। बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर दीपक सर की क्लास लगाई जाए। आपके इस स्नेह व प्यार की वजह से आज मैं राजस्थान के इतिहास की क्लास लेके आया हूँ। अगर आपको राजस्थान का इतिहास विस्तार से पढ़ना है और आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें व शेयर करें। देखिए, आज हम राजस्थान का इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में राजस्थान के इतिहास को विभाजित करके पढ़ेंगे। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट नंबर जो भाग है वो पढ़ेंगे हम राजस्थान का प्राचीन इतिहास। यानी जो फर्स्ट नंबर पर हम राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे हम राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। और फिर अंतिम में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का वर्तमान कालीन इतिहास। यानी हम राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ लेंगे। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है राजस्थान का प्राचीन इतिहास, दूसरा है राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है राजस्थान का वर्तमान कालीन इतिहास। मित्रों ध्यान देना, इस राजस्थान के प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इस राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इस राजस्थान के वर्तमान कालीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन टॉपिकों से अवगत करा देता हूं। तो ध्यान रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के प्राचीन इतिहास में, वो सबसे पहला टॉपिक है कौन सा? जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। उसके अलावा जितने भी यानी सभ्यता के स्थल हैं, उस सभ्यता के स्थलों को पढ़ेंगे। फिर हम अभिलेखों को पढ़ेंगे, सिक्कों को पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? इस प्राचीन इतिहास में राजस्थान के संदर्भ में वो कौन कौन से जनपद हैं, वो कौन कौन से महाजनपद हैं, वो किसके अंदर पढ़ेंगे? राजस्थान के प्राचीन इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यानी प्राचीन इतिहास में सबसे फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे हम राजस्थान में सभ्यता स्थल, और 2 नंबर पर पढ़ेंगे हम राजस्थान के संदर्भ में जनपद, और उसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में महाजनपद। यानी जो महाजनपद हुए, 16 महाजनपद हुए, जो 16 महाजनपदों की सीमा राजस्थान के संदर्भ में, यानी मत्स्य जनपद था, शालव जनपद था, उनकी जो सीमा राजस्थान के साथ लगती थी, वो कौन कौन से जिले हैं और क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करवाने वाले अभिलेख और सिक्के। देखिए, सभ्यता स्थल, जनपद, महाजनपद, यानी जनपद महाजनपद मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा राजस्थान के संदर्भ में वो कौन कौन से जनपद हैं, वो कौन कौन से महाजनपद हैं। उसके बाद में राजस्थान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले वो कौन कौन से अभिलेख व सिक्के हैं, उसको हम प्राचीन राजस्थान के इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में 2 नंबर पर जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। इस मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ेंगे मित्रों? ध्यान रखना, इस मध्यकालीन इतिहास में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा हमारा राजपूत काल। कौन सा रहेगा? राजपूत काल। ध्यान देना, इस राजपूत काल में क्या पढ़ेंगे, मैं इसको रीट वालों को स्पेशल में इस राजपूत काल में पहले प्री बीएसटीसी, प्री बीएड, राजस्थान पुलिस, पटवार, जो ये वैकेंसी है, यानी ये भर्तियां हैं,
उनके बारे में यानी राजपूत काल विस्तार से पढ़ाऊंगा, उन चौहानों का इतिहास पढ़ाऊंगा, उन मेवाड़ के गोयलों का इतिहास पढ़ाऊंगा, उन मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास पढ़ाऊंगा, उन भरतपुर के जाट वंश का इतिहास पढ़ाएंगे। इसके बाद में जैसलमेर का जो भाटी वंश है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। किसके अंदर? राजपूत काल के अंदर। ध्यान रखना, यहां राजपूत काल में रीट से संबंधित जो टॉपिक दिया है वो क्या दिया है? मुगल राजपूत संबंध, यानी जो राजपूत काल है वो विस्तार से नहीं दिया हुआ है रीट में, वो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है क्या? मुगलों के साथ किन किन राजपूतों का संबंध था, उसकी मैं अलग से क्लास लेकर आऊंगा। इसके बाद में ध्यान रखना, जो वर्तमान कालीन राजस्थान का इतिहास है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे फर्स्ट नंबर पर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? 1857 की क्रांति, यानी जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था भारत में। हम भारत में 1857 की क्रांति नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भारत के संदर्भ में जो 1857 की क्रांति है मेरे गुरुदेव यानी काले खान सर आपको पढ़ाएंगे। मैं तो सिर्फ आपको इतना पढ़ाऊंगा, राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति में वो 6 छावनियों में विद्रोह कैसे हुआ और उससे पूर्व क्या घटनाएं थी उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में वर्तमान कालीन राजस्थान के इतिहास में 2 नंबर पर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रहेगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। 3 नंबर पर जो वर्तमान राजस्थान के इतिहास में रहेगा वो टॉपिक रहेगा प्रजामंडल। और 4 नंबर पर जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा राजस्थान का एकीकरण। देखिए मित्रों, जो वर्तमान कालीन जो राजस्थान का इतिहास है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक दिए हैं वो 4 हैं। पहला है 1857 की क्रांति यानी राजस्थान के संदर्भ में, और दूसरा टॉपिक है किसान आंदोलन, और तीसरा टॉपिक है प्रजामंडल, और चौथा टॉपिक है जो राजस्थान का एकीकरण हुआ कैसे। देखिए राजस्थान का एकीकरण, जो ये वर्तमान कालीन जो टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में, ये ऐसे टॉपिक हैं चाहे छोटी से छोटी, चाहे बीएसटीसी हो, प्री बीएड हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, रीट हो, चाहे आरएस हो, कितनी बड़ी परीक्षा हो, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है इन टॉपिक में। यानी एक प्रश्न यहां से आएगा, एक यहां से, एक प्रश्न कोई भी परीक्षा हो यहां से पूछा जाता है। बहुत आसान टॉपिक है। ध्यान दीजिए, इस राजस्थान की इतिहास की जो रीढ़ है यानी रीढ़ की जो हड्डी है ना, यानी जो रीढ़ है, यानी कहने का मतलब मेरा यूं हुआ कि जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर वो आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब जो प्राचीन इतिहास है, वर्तमान कालीन इतिहास है, वो आपको सभी समझ में आ जाएगा। वो रीढ़ क्या है? वो है राजपूत काल, यानी मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में जो हमारा टॉपिक है राजपूत काल। अगर मान लीजिए आपको यह समझ में आ गया तो ऐसा अनुमान लगा लेना क्या कि अपन को राजस्थान का इतिहास समझ में आ जाएगा। मित्रों ध्यान देना, जो मैं आज आपके सामने जो सबसे हार्ड और आसान टॉपिक है राजपूत काल को प्रारंभ कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, इस टॉपिक को ध्यान से समझना है और पढ़ना है। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास देखने के बाद में ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो समझ में नहीं आएगी। अंत तक देखते जाना है, देखना आगे क्या होता है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? राजपूत काल। मध्यकालीन इतिहास का जो टॉपिक है राजपूत काल, उसको मैं प्रारंभ कर रहा हूं। और राजपूत काल में मैं बता देता हूं आपको उन चौहानों का इतिहास, मेवाड़ के गोहिलों का इतिहास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, यानी आज हमारा जो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास है उस टॉपिक का नाम है राजपूत
काल। इसी राजपूत काल के कारण मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा था? राजपुताना कहा था। इन राजपूतों के निवास स्थान के कारण जॉर्ज थॉमस ने कहा कि ये तो यहाँ पे किसका निवास है? राजपूतों का है। और इसी कारण इसी मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने इसी राजपूतों के कारण इस राजस्थान को राजपुताना कहा था। इसके बाद में देखिए राजपूत काल के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चौहानों का इतिहास। चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास और 3 नंबर पर पढ़ेंगे हम मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास। और 4 नंबर पर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा आमेर का इतिहास, यानी आमेर के जो कछवाहा वंश। देखिए चौहानों ने कहां कहां पर शासन किया, मेवाड़ के गोहिलों ने कहां कहां पर शासन किया, मारवाड़ के राठौड़ों ने कहां कहां पर शासन किया और आमेर के कछवाहों ने कहां कहां पर शासन रहा और उनकी कैसे जो लीलाएं हैं वो कैसे रही। देखिए मित्रों, एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, देखिए राजपूत काल में जो हमारा प्रथम नंबर यानी फर्स्ट नंबर का जो टॉपिक है वो है चौहानों का इतिहास यानी चौहान वंश। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है चौहान वंश, यानी इन चौहान वंश के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना मित्रों, देखिए चौहान वंश प्रारंभ कर रहे हैं तो इसके संदर्भ में हम मुख्यतः 3 बातें ध्यान में रखनी है। कितनी बातें? 3 बातें ध्यान में रखनी हैं। वो 3 बातें कौन कौन सी है? सबसे पहले हम चौहान वंश पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हमें यह मालूम होना चाहिए कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे चौहानों का मूल स्थान कौन सा था। और तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखने योग्य बात है वो है इन चौहानों का संस्थापक कौन था। देखिए आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, चौहानों का मूल स्थान कौन सा था, चौहानों का संस्थापक कौन सा था। ध्यान रखना, हम चौहानों के संस्थापक यानी उत्पत्ति, मूल स्थान व संस्थापक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इधर ध्यान दीजिएगा, चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले नंबर पर देखिएगा, चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कोई भी विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं इस चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर। तो सबसे पहले हम पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं। देखिए पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो डिंगल भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी। किसने की थी? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। और ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में था। और ये पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई क्या कहता है कि चौहान वंश की उत्पत्ति तो अग्निकुंड से हुई है। कहां से हुई है? अग्निकुंड से। यह कहता कौन है? चंद्रबरदाई। कौन से ग्रंथ में कहता है? पृथ्वीराज रासो में कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। ये अग्निकुंड क्या था? तो ध्यान दीजिए, ये अग्निकुंड था क्या था इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक सिरोही में पहले एक स्थान था जिसका नाम था माउंट आबू, यानी आबू से पहले यानी इसका नाम था अर्बुद प्रदेश, यानी इसी सिरोही में यानी माउंट आबू इसी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो में इसी माउंट आबू में एक मुनि था जिसका नाम था विशिष्ट मुनि। क्या नाम था?
विशिष्ट मुनि। ये विशिष्ट मुनि ने इस माउंट आबू में एक यज्ञ किया था और इस यज्ञ को कहा जाता है, राक्षस लोग इस यज्ञ को संपूर्ण होना नहीं दे इस यज्ञ को भंग कर रहे थे। और इसी विशिष्ट मुनि ने इस यज्ञ के माध्यम से उस यज्ञ को संपूर्ण कराने के लिए 4 जातियों का उद्भव किया। कितनी जातियों का? 4 जातियों का उद्भव किया। वो 4 जातियां कौन सी थी? पहली थी प्रतिहार, और दूसरी थी परमार, और तीसरी थी चालुक्य। यानी चालुक्य को हम किस नाम से जानते हैं? सोलंकी भी कहते हैं। और देखिए, सबसे पहले इन 3 जातियों का उद्भव किया, प्रतिहार, परमार, चालुक्य यानी सोलंकी। इन 3 जातियों से उस यज्ञ यानी जो यज्ञ था, यानी जो राक्षस लोग भंग कर रहे थे, वो राक्षस लोग इस यज्ञ को यानी भंग कर रहे थे। इन तीनों जातियों से वो उन राक्षस लोगों को नहीं डाप पाए। तब इस विशिष्ट मुनि ने एक 4थी जाति का उद्भव किया जिसका नाम था चौहान। और चौहानों ने क्या किया था? उन राक्षसों का वध कर दिया था और उस यज्ञ को संपूर्ण करवा दिया था। और इसलिए कहा जाता है कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? माउंट आबू में एक यज्ञ जलाया था। कौन सा यज्ञ? अग्निकुंड। वो अग्निकुंड जलाया किसने था? विशिष्ट मुनि ने। पिछले राजस्थान पुलिस में यहाँ से एक सीधा प्रश्न आया था। वो सीधा प्रश्न क्या था? यह प्रश्न पूछा गया था, विशिष्ट मुनि के द्वारा जो अग्निकुंड जलाया गया था उसे कितनी जातियों का उद्भव हुआ? तो कितनी जातियों का उद्भव हुआ? 4 जातियों का। वो कौन कौन सी थी? एक थी प्रतिहार, परमार, तीसरी चालुक्य और चौथी कौन सी थी? चौहान। तो यानी 4 जातियों का उद्भव हुआ। इसलिए कहा जाता है चौहान वंश की उत्पत्ति भी कहां से हुई है? अग्निकुंड से। और ये कहता कौन है? चंद्रबरदाई। और कौन से ग्रंथ में कहता है? पृथ्वीराज रासों में कहता है। और आपको यह भी अवगत होना चाहिए कि चंद्रबरदाई किसके दरबार में था? ये तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में था। किसके दरबार में था? पृथ्वीराज तृतीय के। पहला मत तो उत्पत्ति को लेकर यह था। जो दूसरा मत है वो क्या है? ध्यान देना, दूसरे मत में एक ग्रंथ का नाम मिलता है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य। कौन सा ग्रंथ है? हमीर महाकाव्य। और हमीर महाकाव्य की रचना की थी नयन चंद्र सूरी ने। किसने की थी? नयन चंद्र सूरी। ये नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य में चौहानों के बारे में क्या कहता है? ये कहता है कि चौहान तो सूर्य से उत्पन्न हुए। कहां से उत्पन्न हुए हैं? सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए चौहान तो क्या है? सूर्यवंशी हैं। क्या है? सूर्यवंशी। यानी आपसे प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि चौहान सूर्यवंशी है, ये किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो किस ग्रंथ में लिखा गया है? हमीर महाकाव्य। और हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने की थी। किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने की थी। और इसी हमीर महाकाव्य का समर्थन करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने हमीर महाकाव्य में क्या कहा गया है कि चौहान क्या है? सूर्यवंशी हैं, यानी सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। और इसका समर्थन करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी क्या कहता है? चौहान क्या है? सूर्यवंशी है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम चौहानों की उत्पत्ति को लेकर बात कर रहे हैं, उसके बारे में
प्रथम क्या कहा गया था? पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से। और अग्निकुंड किसने जलाया था? वशिष्ठ मुनि ने। कहां पे जलाया था? माउंट आबू में। और कितनी जातियों का उद्भव हुआ था? 4 जातियों का उद्भव हुआ था, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। यानी अग्निकुंड से आपसे पूछा जाए कितनी जातियों का उद्भव हुआ था? 4 जातियों का। इसलिए चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से। ये कहता कौन है? चंद्रवृदयी। और किस ग्रंथ में कहता है? पृथ्वीराज रासो में। और उसके बाद में मैंने दूसरा प्रमाण बताया था, हमीर महाकाव्य के अनुसार चौहान क्या है? सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, यानी सूर्यवंशी है, जिसका समर्थन किसने किया है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने किया है। आपको मालूम होना चाहिए हमीर महाकाव्य ग्रंथ किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। इसके बाद में ध्यान देना, जो इस चौहानों को लेकर जो तीसरा प्रमाण है वो क्या है, आपको अवगत करवा देता हूं। एक फेमस शिलालेख है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख। ध्यान देना, ये बिजोलिया शिलालेख राजस्थान के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी बताता है। ये बिजोलिया तो बिजोलिया का भी प्राचीन नाम विजयावली बताता है। ये बिजोलिया तो जालोर का नाम जाबालीपुर बताता है। ये बिजोलिया तो चौहानों का इतिहास बताता है। कैसे बताता है? ध्यान रखना, यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। यह कौन कहता है? बिजोलिया शिलालेख कहता है कि चौहान क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। इसके बाद में ध्यान रखना, जो चौथा प्रमाण है वो क्या है? एक व्यक्ति का नाम मिलता है जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में था, जिसने यानी जिसका नाम है ज्यानक। क्या नाम है? ज्यानक। और ये ज्यानक क्या कहता है? ध्यान रखना, ये ज्यानक कहता है चौहान तो चाहमान शब्द से उत्पन्न हुए हैं। कहां से उत्पन्न हुए हैं? चाहमान शब्द से उत्पन्न हुए हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, चौहानों की उत्पत्ति चाहमान शब्द से बताने वाला व्यक्ति कौन है? ज्यानक, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय। कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में लिखा हुआ मिलता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई थी वो चाहमान शब्द से उत्पत्ति हुई थी। ये चाहमान शब्द है क्या? इसका अर्थ क्या है? तो ध्यान रखना, चाहमान शब्द का अर्थ होता है जो चहुमुखी धर्म को मानने वाला हो, यानी जो सभी धर्मों को मानने वाला हो और सभी धर्मों को आदर सत्कार देने वाला हो, धनुर्विद्या में निपुण हो, उसे क्या कहते हैं? चाहमान कहते हैं। और इसी चाहमान शब्द से उत्पत्ति बताता कौन है? ज्यानक, जो कौन से ग्रंथ में बताता है? पृथ्वीराज विजय में। इसके बाद में जो अंतिम और 5वां प्रमाण है वो क्या है? एक व्यक्ति का नाम मिलता है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। और आपको यह भी मालूम है इस कर्नल जेम्स टोड को तो घोड़े वाला बाबा राजस्थान के इतिहास का पितामह, और इसी ने तो हल्दी घाटी को थर्मोपोली कहा था। यानी ये कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का पितामह है। तो भारत के इतिहास का पितामह कौन हो जाएगा? भारत के इतिहास का पितामह है वेदव्यास। विश्व के इतिहास का पितामह है हेरोडोटस, यानी यूनान का निवासी था जिसने हिस्टोरी का पुस्तक लिखी थी। वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी जो भारत के इतिहास का वर्णन करता है, यानी भारत के इतिहास का पितामह है। और इसी कर्नल जेम्स टोड को तो राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं, जिसने पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान,
है ना। ये कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है कि चौहान तो क्या है, विदेशी हैं। क्या है, चौहान विदेशी है। ये किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि चौहान तो विदेश से आए हैं। यानी विदेश से कहां से आए हैं, तो चौहान आए हैं मध्य एशिया से। कहां आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। ये कहता कौन है, कर्नल जेम्स टोड कहता है। और इसका समर्थन करने वाले दो व्यक्ति और है, जिसका नाम, एक का नाम है क्रुक व दूसरे का नाम है समित। ये भी क्या कहते हैं, चौहान कहां से आए हैं, मध्य एशिया से, यानी विदेशी है। ध्यान देना, चौहानों की उत्पत्ति को लेकर जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत थे, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे, वो 5 है। पहला मत क्या था, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान कहां से उत्पन्न हुए हैं, अग्निकुंड से। अग्निकुंड जलाया किसने था, विशिष्ट मुनि ने। और कहां पर जलाया था, माउंट आबू में। और कितनी जातियों का उद्भव हुआ था, 4 जातियों का। वो 4 जातियां कौन सी है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और अंतिम में कौन सी थी, चौहान। तो चौहानों की उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो के अनुसार कहां से हुई है, अग्निकुंड से। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है हमीर महाकाव्य, जिसकी रचना की थी नयन चंद्र सूरी ने। और ये नयन चंद्र सूरी कहता है चौहान तो क्या है, सूर्यवंशी है। क्या है, सूर्यवंशी। और इसका समर्थन करने वाला व्यक्ति है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये भी कहता है चौहान क्या है, सूर्यवंशी है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर एक शिलालेख मिलता है, जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। और ये बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ये कौन कहता है, बिजोलिया शिलालेख। इसके बाद में ज्ञानक का जो ग्रंथ था पृथ्वीराज विजय, उसमें ज्ञानक ने कहा है चौहान चाहमान शब्द से उत्पन्न हुए हैं। और इसी चाहमान शब्द का होता है अर्थ जो चहुमुखी धर्म को मानने वाला हो, सभी को आदर सत्कार देने वाला हो, और जो धनुर्विद्या में निपुण हो, उसे क्या कहते हैं, चाहमान। और 5वां अंतिम प्रमाण है, वो कौन है, कर्नल जेम्स टोड। और ये कहता है चौहान तो विदेशी हैं। और ये कहां से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं, जिसका समर्थन किया है क्रुक व समित ने। आशा करता हूं उत्पत्ति को लेकर आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आप ध्यान दीजिए, पहली बात हम चौहान वंश प्रारंभ किया था, और मैंने बताया था चौहान वंश पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। वो पहली बात थी चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो हमने पढ़ ली है। और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, चौहानों का मूल स्थान कौन सा था। ध्यान दीजिएगा, चौहानों का मूल स्थान। देखिए, मूल स्थान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इधर ध्यान दीजिए, आपको मालूम है बीकानेर व नागौर के आसपास का एक क्षेत्र है, जिसको हम पहले जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। किस प्रदेश से नाम से, जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। और इसी जांगल प्रदेश के आसपास का एक क्षेत्र था, जिसका नाम था, क्या नाम था, शपादलक्ष। क्या नाम था, शपादलक्ष। देखिए, बीकानेर नागौर के आसपास का जो अजमेर वाला क्षेत्र था, यानी पहले इसका जो प्राचीन नाम था वो जांगल प्रदेश था। और इसी जांगल प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र था, जिसका प्राचीन नाम था, यानी जो उसके आसपास का क्षेत्र था, जिसे किस नाम से जानते थे, शपादलक्ष के नाम से जानते थे। और इसी शपादलक्ष को चौहानों का क्या कहते हैं, मूल स्थान कहते हैं। यानी चौहान मूलतः सबसे पहले राजस्थान में कहां पर आके बसे थे, तो कहां पे आके बसे थे, शपादलक्ष में। यानी चौहानों का जो मूल स्थान था वो था शपादलक्ष।
कौन सा था? सपादलक्ष। और इसी सपादलक्ष का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? सांबर। क्या नाम है? सांबर। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, कैसे पूछा जा सकता है? चौहानों का मूल स्थान है, ऑप्शन में मिलेगा रणथंभौर, दूसरा ऑप्शन मिलेगा नाडोल, तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको जालोर, और 4 नंबर पे जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा सपादलक्ष। तो क्या होगा? सपादलक्ष होगा। अगर आपको ऑप्शन में सपादलक्ष नहीं दिया है तो क्या करना है? सांबर करना है, क्योंकि सांबर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? सपादलक्ष, जो किसके नजदीक था? जांगल प्रदेश के नजदीक था। और इसी सपादलक्ष में चौहानों ने सबसे पहले आके नींव डाली, और इसी सपादलक्ष यानी चौहानों ने जो अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई, यानी जो चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? तो मित्रों ध्यान देना, जो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी जिसका नाम है अहि छत्रपुर। कौन सा था? अहि छत्रपुर। ये अहि छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है? नागौर का। किसका प्राचीन नाम है? नागौर का। यानी चौहानों की जो, अगर आपसे पूछे कि प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी तो कौन सी थी? अहि छत्रपुर। और चौहानों का मूल स्थान कौन सा था? सपादलक्ष। यानी सपादलक्ष किसका प्राचीन नाम है? सांबर का। और ये किसके नजदीक था? जांगल प्रदेश की। आशा करता हूं इतना आपके समझ में आ गया होगा। यानी सबसे पहले मैंने उत्पत्ति को बताया था, इसके बाद में आपको मूल स्थान बता दिया है। यानी मूल स्थान सपादलक्ष था, जिसकी यानी चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी, जो प्रारंभिक राजधानी बनाई गई थी वो कौन सी थी? अहि छत्रपुर। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे तीसरे नंबर पर, और वो तीसरा नंबर कौन सा था? मैंने बताया था मूल स्थान के बाद में अपन को पढ़ना है चौहानों का संस्थापक कौन था। क्या पढ़ना है? चौहानों का संस्थापक। चौहानों का संस्थापक। ध्यान दीजिए मित्रों, यानी मैंने बताया था चौहानों का जो मूल स्थान था वो था, क्या था भाई? सपादलक्ष। क्या था? सपादलक्ष, जिसका वर्तमान नाम क्या है? सांबर। यानी ये किसके नजदीक है? जांगल प्रदेश के। और इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहि छत्रपुर। यानी संस्थापक की बात करें तो इस संस्थापक के बारे में एक शिलालेख मैंने बताया था, क्या कि उत्पत्ति को लेकर, यानी चौहानों की उत्पत्ति को लेकर एक शिलालेख कहता है चौहान तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। वो शिलालेख कौन सा है? तो वो शिलालेख कौन सा था भाई? बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख था? बिजोलिया शिलालेख। यह शिलालेख था बिजोलिया शिलालेख। और ये बिजोलिया शिलालेख भी यही बताता है कि चौहानों की नींव किसने डाली थी, चौहानों की स्थापना किसने की थी। तो ये बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है कि एक दौर था, एक समय था, वो समय कौन सा था? 551 ईस्वी का। कब का समय था? 551 ईस्वी में इस बिजोलिया शिलालेख में एक व्यक्ति का नाम मिलता है जिसका नाम था वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। यह बिजोलिया शिलालेख कहता है कि 551 ईस्वी में यह वासुदेव आता है कहां पर? सपादलक्ष में। और यहां पर किस वंश की स्थापना करता है? चौहान वंश की स्थापना करता है। यानी चौहान वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? वासुदेव। कौन हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा। और इसी स्थापना करने के बाद इसी वासुदेव को चौहानों का संस्थापक कहते हैं, चौहानों का मूल पुरुष कहते हैं, और चौहानों का आदि पुरुष भी किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। और चौहानों का पितामह है, यानी पितामह भी कौन हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा। यानी चौहानों की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। कब की थी? 551 ईस्वी में की थी। कहां की थी? सपादलक्ष, यानी मैं यूं इसे सांबर भी कह सकता हूं। सपादलक्ष में वासुदेव ने 551 में चौहान वंश की नींव डाली थी।
किस शिलालेख के अनुसार है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और आपको मालूम होना चाहिए बिजोलिया शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया एक शिलालेख है जिसकी रचना की थी गुणभद्र ने, है ना। इसके बाद में देखिए, यानी वासुदेव को चौहानों का संस्थापक कहते हैं, इसे ही मूल पुरुष कहते हैं, इसे ही आदि पुरुष कहते हैं, इसे ही पितामह कहते हैं। आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। आपसे सीधा यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे? ये पूछा जाएगा चौहान वंश की नींव किसने डाली या चौहानों की स्थापना किसने की? तो चौहानों की स्थापना करने वाला व्यक्ति था वासुदेव। मित्रों ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चौहान वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा कीर्तिपाल, दूसरा मिलेगा गोविंदराज और तीसरा ऑप्शन मिलेगा, वो मिलेगा क्या मिलेगा? सिंहराज। और चौथा ऑप्शन मिलेगा, वो चौथा ऑप्शन मिलेगा वासुदेव। तो कौन सा होगा? वासुदेव ही करना है, क्योंकि चौहान वंश की नींव डालने वाला, चौहानों का जो संस्थापक था वो कौन था? वासुदेव। कीर्तिपाल ने तो जालोर में चौहान वंश की नींव डाली थी। गोविंदराज ने तो रणथंभौर चौहानों की स्थापना की थी। जो रणथंभौर है, जो जालोर के चौहान हैं, जो नाडोल के चौहान हैं, जो सिरोही के चौहान हैं, जो हाड़ौती के चौहान हैं, वो आए कहां से हैं? वो निकलकर कहां से आए हैं? तो वो आए हैं इसी सपादरक से, यानी सांबर से। तो सांबर यानी चौहानों का क्या था? मूल स्थान था। और इसी मूल स्थान में चौहान वंश की नींव डालने वाला इनका पितामह था, जिसका नाम था वासुदेव। इसलिए चौहानों का पितामह भी किसे कहेंगे? वासुदेव को ही कहेंगे। मित्रों इतना समझ में आ गया होगा। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं जो चौहानों का मूल स्थान था, यानी सपादरक से, यानी जो सांबर था, उसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम पढ़ेंगे सांबर के चौहान। कहां के चौहान पढ़ेंगे? सांबर के चौहान, यानी सपादरक के चौहान या सांबर के चौहान। तो ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। अगर किसी के समझ में न आए तो कमेंट में लिखकर बता देना कि जो हमारे पढ़ाया गया था वो समझ में नहीं आया। मित्रों ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको कराने के बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। आपका यूं ही स्नेह व प्यार मिलता रहे तो मैं आपको सभी क्लासें राजस्थान के इतिहास की इस YouTube चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा जल्द ही। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सांबर के चौहान। और सांबर में चौहान वंश की नींव डालने वाला प्रथम व्यक्ति था, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है। क्या नाम है? वासुदेव। क्या नाम है? वासुदेव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांबर के चौहानों में वो प्रथम व्यक्ति है जिसका नाम है वासुदेव। देखिए, कहा जाता है कौन से शिलालेख में कहा जाता है? वो शिलालेख क्या है? बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख। ये बिजोलिया शिलालेख कहता है कि इसी वासुदेव ने 551 ईस्वी में, कब है? 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की नींव डाली थी। किस वंश की नींव डाली थी? चौहान वंश की नींव डाली थी। और इसीलिए चौहानों का संस्थापक आदि पुरुष, मूल पुरुष कौन हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक नंबर पर बात ध्यान रखनी है, सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है? वासुदेव। और दूसरे नंबर पर जो बात ध्यान रखनी है, इसी वासुदेव ने इस सांबर में चौहान वंश की नींव डाली थी। और यही बिजोलिया शिलालेख कहता है कि 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करने के बाद में एक झील का निर्माण कराता है। वो झील कौन सी है? वो झील है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। और इसी सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव ने करवाया। किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। कब करवाया था? 551 ईस्वी में। परंतु ध्यान रखना मित्रों,
जो सांबर वह एक पुष्कर झील है, ये क्या है, राजस्थान की प्राकृतिक झील है, यानी प्रकृति से अपने आप बनी हुई झीलें हैं। परंतु ये बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है कि इस सांबर झील का निर्माण तो किसने कराया था, वासुदेव ने करवाया था। और कब करवाया था, 551 ईस्वी में। और तीसरी बात आपको वासुदेव के संदर्भ में याद रखने वाली बात क्या है, इसी सांबर में वासुदेव ने अपनी कुल देवी, क्या कुल देवी, जिसका नाम है शाकंभरी माता, क्या नाम है, शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। शाकंभरी माता का मंदिर किसने बनवाया था, वासुदेव ने, जिसे चौहानों की क्या कहते हैं, कुल देवी कहते हैं। और इसी शाकंभरी माता का मंदिर जो बनाया था वो कहां पे बनाया था, सांबर झील के किनारे। मित्रों ध्यान रखना, इस शाकंभरी माता का मंदिर तो वासुदेव ने बनाया, जिसे तो चौहानों की कुल देवी कहते हैं। तो चौहानों की आराध्य देवी तो आशापुरी माता हो जाएगी। कौन हो जाएगी, आशापुरी माता का मंदिर तो बड़ौच में विग्रह राज द्वितीय आएगा, जो आगे आएगा। पहले आपको इतना ही ध्यान रखना है, वासुदेव ने चौहान वंश की नींव डाली, कब डाली, 551 ईस्वी में, किस शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और इसी सांबर में, सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया, वासुदेव ने। कब करवाया, 551 ईस्वी में। और किस शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख में। और सांबर में तो शाकंभरी माता का मंदिर भी बनवा दिया, और बनवाया किसने था, वासुदेव ने। और जिसे तो चौहानों की क्या कहते हैं, कुल देवी कहते हैं। तो आराध्य देवी कौन सी हो जाएगी, आशापुरी माता हो जाएगी, जिसका निर्माण तो विग्रह राज द्वितीय कराएगा, जो बड़ौच में कराएगा। आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। कुछ मित्र कंफ्यूज हो रहे हैं कि चौहानों की कुलदेवी तो जीण माता भी थी, है ना। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान 2013 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। कैसे पूछा गया था, चौहानों की कुलदेवी कौन सी थी। तो यहां से सीधा प्रश्न पुट किया गया था, और वहां पे ऑप्शन था शाकंभरी माता, और उसी शाकंभरी माता को माना गया था। यानी जो चौहानों की कुलदेवी कौन सी थी, शाकंभरी माता। आशा करता हूं आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। यानी आज हमने चौहान वंश प्रारंभ किया था। सबसे पहले उत्पत्ति पढ़ी थी, चौहानों का मूल स्थान कौन सा था, चौहानों का संस्थापक कौन था, हमने चर्चा कर ली है। और उसके बाद में हमने पहला टॉपिक जो सांबर के चौहान है उसको प्रारंभ कर दिया है। कल हम पढ़ेंगे दुर्लभ राज के बारे में, वागपति राज के बारे में, यानी आत्म परबा जो भैरव आराधना पुष्कर में की थी, वो नाडोल के चौहान वंश की नींव डालता लक्ष्मण जो वागपति राज का पुत्र होता है। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, गुवक को पढ़ेंगे जो सीकर में हर जीर्ण मंदिर का निर्माण करवाता है, जिसमें प्रतिमा शिव की लिंगोद्भेद रूप में है। विग्रह राज द्वितीय को पढ़ेंगे जो आशापुरी माता का मंदिर बनवाता है। उसके बाद में पृथ्वीराज प्रथम को पढ़ेंगे, अजय राज को पढ़ेंगे जिसने गढ़ बिटली पर अजय मेरू दुर्ग बना के अजय मेर बसा दिया था। उसके बाद में हम अरुणो राज को आना सागर झील बना के जो जहांगीर आएगा उसने दौलत बाग बनवाया था। जो शाहजहां आया था वो 5 12 दरिया बनवाएगा। वो ऋषि उद्यान आना सागर झील के किनारे क्या है वो उसके बाद में पढ़ेंगे हम विग्रह राज चतुर्थ को, जिसे बिसल देव के नाम से जाना जाता है। यानी वो कवि बांधव कटी बांधव कैसे हैं, वो संस्कृत पाठशाला और मोहम्मद गोरी कैसे आएगा पृथ्वीराज तृतीय के काल में। वो उस संस्कृत पाठशाला को तोड़ा के जो 2.5 दिन का झोंपड़ा, यानी जो 2.5 दिन का झोंपड़ा यानी कैसे बनाएगा। और फिर अंतिम में पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज तृतीय यानी सांबर के चौहानों में वो पृथ्वीराज तृतीय यानी सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट राजा को, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसने बाल्यावस्था में उसकी मां ने क्या संघर्ष किया, उसके बाद में कैसे गद्दी पे बैठा और कैसे कैसे उसके साथ चचेरे भाइयों के साथ विवाद हुआ, कैसे बढ़ानक जाति का दमन किया और कैसे वो शिवगता वाला वाद हुआ, कैसे वो इंचनी देवी वाला वाद हुआ और कैसे चंद्र बरदाई जाता है कहाँ पे जाता है गौर प्रदेश में, और कैसे वह पृथ्वीराज के बारे में वर्णन करता है। धन्यवाद। देखिए मित्रों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपको यूं ही क्लासें लगानी है, विस्तार से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, तो आपसे फिर आग्रह है क्या कि जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने जल्द लाइव रूबरू हो सके और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसके जवाब दे सकें। ठीक है।